नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द विश्लेषक में। जैसा कि आपको पता होगा कि आज झारखंड कैबिनेट से ओबीसी को 27% आरक्षण और झारखंड में 1932 खातियान आधारित स्थानीय नीति के बारे में जो प्रावधान है वो झारखंड कैबिनेट से पास कर दिया गया है। अब इन दोनों प्रावधानों के पास होने के बाद बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये चीज़ें क्या हैं और ये कब से लागू होंगी, इनका असर किन पे होगा और बाकी जो भी प्रक्रिया है उसके बारे में। तो हम आज इस वीडियो में उन सारे विषयों पर हम विश्लेषण इसका करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इनका क्या प्रभाव होगा, इनका क्या आधार है और जो भी माइन्यूट डिटेल्स हैं उस पर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में, आगे तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि देखिए, ये व्हाट्सएप पे जो झारखंड पीआरडी के द्वारा पब्लिश की जाने वाली इन्फॉर्मेशन है उसी का एक स्क्रीनशॉट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि झारखंड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान हेतु झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई है। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जो 1932 आधारित खतियान जिसकी बात हो रही है उसके ऊपर जो पूरा डॉक्यूमेंट है, जो पूरा स्थानीय नीति बनेगी, उसके गठन की मंजूरी जो है अभी कैबिनेट से मिली है। तो अभी गवर्नमेंट क्या होगा, ये एक पूरा डॉक्यूमेंट रेडी करेगी जिसमें पूरा डिटेल दिया जाएगा कि जिसके पास 1932 का खतियान होगा उसे ही झारखंड का स्थानीय माना जाएगा और जिसके पास नहीं होगा उसके लिए क्या एग्जम्पशंस होंगे और क्या प्रावधान होंगे। तो इसलिए अभी कोई भी चीज़ क्लियर सामने नहीं आया है। जब तक ये डॉक्यूमेंट रेडी नहीं हो जाता है, हम लोगों के सामने आ नहीं जाता है, तब तक किसी भी प्रकार का टिप्पणी करना कि जिसके पास नहीं है 1932 का वो बाहरी हो गया या भीतरी हो गया, इस टाइप के किसी भी डिबेट को हवा देना अपने आप में मूर्खता होगी। और ये चीज़ें आजकल मीडिया में चल भी रही हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, ट्रेंडिंग विषय है, लोगों के इमोशन से जुड़ा हुआ है, तो बाहरी और भीतरी का नाम दे करके इस चीज़ में और आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। तो खैर, ऐसा नहीं है कि जिसके पास 1932 का खतियान नहीं होगा उसके लिए पूरी तरीके से रास्ता बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनके पास 1932 का, उससे पहले का भी खतियान है, लेकिन किसी न किसी वजह से, काफ़ी पुराना डॉक्यूमेंट होने की वजह से वो डॉक्यूमेंट ख़राब भी हो जाता है, तो उसके लिए प्रावधान बनाए जाएंगे। जैसे अभी जो बातें निकल कर के सामने आई हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि 1932 का खतियान जिसके पास नहीं होगा उसके लिए एक और प्रावधान किया गया है कि जो ग्राम सभा होगी उसके आधार पे उसे जो है यहाँ का निवासी माना जाएगा। तो ग्राम सभा उसका पहचान करेगी, वो बताएगी और जो भी उसका प्रोसीजर होगा, जो प्रक्रिया होगी, वो जब तक झारखंड विधानसभा से वो पूरा डॉक्यूमेंट डिस्कशन करने के बाद पास नहीं हो जाता है तब तक हम उसके बारे में चर्चा अभी नहीं कर सकते। अब बढ़ते हैं अगले मुद्दे की ओर, जो है ओबीसी का 27% आरक्षण। इसमें थोड़ी जटिलताएं हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। साथ में एक चीज़ ये मान करके चलें कि जो भी चीज़ें ये जो दोनों चीज़ें आज कैबिनेट से पास हुई हैं, ये बस कैबिनेट से इन्हें स्वीकृति मिली है, इसको प्रभावी होने में अभी काफ़ी समय लगेगा। तो आगे के स्लाइड्स पे आप ध्यान दें। ये देखिए, सरकार के अलग अलग हैंडल से अलग अलग लोगों के द्वारा ये पोस्टर जारी किया जा रहा है कि सरकारी नौकरी में पिछड़ों को 27% आरक्षण, आदिवासियों को 28%, दलितों को 12%। तो आप ये आदिवासियों और दलितों को इग्नोर करें क्योंकि ये पहले से था। ये अभी जो एक्स्ट्रा जोड़ा गया है ये पिछड़ों को, यानी अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी को 27% आरक्षण देने का जो प्रावधान है ये जोड़ा गया है। ये देख सकते हैं कि आज ये कैबिनेट से निकलने के बाद जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और माननीय कैबिनेट मंत्री जो लोग हैं वो लोग काफ़ी खुशी मनाते हुए ये अपना इजहार कर रहे हैं कि हमने 1932 की जो बात कही थी उसके हमने मान लिया है। अब दरअसल सोचने वाली बात यह है कि आपको जैसे पता है, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही विधानसभा में खड़ा होकर के बोला था कि अगर हम 1932 को लागू कर देते हैं तो उसमें काफ़ी कानूनी जटिलताएं होंगी, इसे कोर्ट नहीं मानेगा। लेकिन पता नहीं अभी किस प्रेशर में आकर के इन्होंने इस चीज़ का डिसीजन ले लिया है। और जैसा कि आपने कल के ही अखबार में देखा होगा कि जो इन्हीं के गठबंधन के विधायक हैं कुमार जयमंगल, उन्होंने कहा था कि 1932 का खतियान जो है वो बांटने की राजनीति के लिए ही सामने लाया जा रहा है। तो खैर, ये सारी राजनीतिक चीज़ों को हम साइड में रखते हैं, बाकी हम फैक्ट्स पे बात करेंगे। ये देखिए, कैबिनेट के मंत्री मिस्टर बादल पत्रलेख ने यह ट्वीट किया है कि आज कैबिनेट की बैठक में राज्य में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है।
इसके अलावा ओबीसी को राज्य में 27% आरक्षण देने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई है। तो ये लगभग सारे ऑफिशियल हैंडल से आपको पता चल गया। ये देखिए सरकारी पोस्टर है जो अलग अलग हैंडल से इसको शेयर किया जा रहा है कि 1932 का खतियान हेमंत सरकार ने लागू कर दिया है। दरअसल ये लागू नहीं हुआ है। इस खतियान का जो पूरा डॉक्यूमेंट है, जो स्थानीय नीति है, उसको तैयार करने के लिए कैबिनेट से स्वीकृति मिली है। अब इसके लिए कमेटी गठित की जाएगी, कुछ एक्सपर्ट्स बैठेंगे, उसमें कुछ मंत्री होंगे। उसके बाद वो कमेटी रिपोर्ट बनाएगी। उसके बाद वो एक बिल के रूप में झारखंड विधानसभा में पारित किया जाएगा। उसको मेजॉरिटी से पास करने के बाद गवर्नर का एसेंट मिलेगा। उसके बाद जो है ये नीति लागू होगा और इसमें बहुत सारे अभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स होंगे, बहुत सारे अलग अलग कानूनी जटिलताएं होंगी। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो उसमें सुधार किया जाएगा, अलग अलग तरह के एग्जम्पशंस जोड़े जाएंगे। बहुत जैसे कि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने अधिकार दिए जाते हैं उतने ही अधिकार को काटने के लिए अंदर में क्लॉज दिए जाते हैं, और जहाँ रेस्ट्रिक्शन दिया जाता है उसी रेस्ट्रिक्शंस में आप देखिएगा कि क्लॉज दे करके वहाँ पर रिलीफ भी दे दिया जाता है। तो उसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि 1932 का खतियान एक ऐसा डॉक्यूमेंट मान लिया जाएगा जो पूरी तरीके से एक पास की तरह होगा कि जिसके पास नहीं है वो बाहर जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जम्पशंस के बारे में चीज़ें होंगी। जो लोग मान लीजिए यहाँ 40 साल 50 साल से रह रहे हैं और बाकी भी जो भी चीज़ें हैं, वो जब तक डॉक्यूमेंट हमारे सामने बन के नहीं आ जाता है तब तक हम इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा नहीं कर सकते हैं। अब ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि ओबीसी के 27% आरक्षण से संबंधित है। इसमें आप सबसे ज़्यादा एक पॉइंट नंबर 1 के सब पॉइंट 3 को ध्यान दीजिए। इसमें क्या क्या लिखा है? यह अधिनियम राज्य स्तरीय पदों पर नियुक्ति के मामले में भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित होने के उपरांत प्रभावी होगा। तो टोटल जोड़ करके झारखंड में 77% जो है वो आरक्षण हो जाएगा। अब लोग यहाँ पे ये कंफ्यूज कर रहे हैं कि जैसे कि जो लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि 1992 का जो इंदिरा साहनी केस था, जो कि रिजर्वेशन के ऊपर ही चर्चा हुई थी, जिसमें 50% मैक्सिमम रिजर्वेशन दिया जा सकता है। 50% का एक कैप जो था वो लगा दिया गया था। तो उसके ऊपर लोग अब डाउट कर रहे हैं कि जब 50% का कैप जो है सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था, तो आखिर ये 77% आरक्षण कैसे दे सकते हैं? क्या ये असंवैधानिक नहीं होगा? तो इसमें देखिए जो 50% कैप की बात की गई थी, वहाँ पे भी एक सब क्लॉज जोड़ दिया गया था कि कुछ विशेष परिस्थितियों में इसको बढ़ाया जा सकता है। अब उसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल में आपको समझाने का कोशिश करेंगे। आपको लग रहा है कि झारखंड में ये 77% जो है रिजर्वेशन हो गया, तो क्या किसी और स्टेट में है? अब इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ, वेट कीजिए। अभी इस स्लाइड में आप देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ का आर्टिकल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि 50% जो सीलिंग लगाई गई है रिजर्वेशन के लिए, उस सीलिंग को हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे स्टेट जो हैं वो ब्रीच कर रहे हैं। यानी इन सारे स्टेट्स में भी 50% से ज़्यादा का जो है वो आरक्षण दिया जा रहा है। अब देखिए इस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तमिलनाडु में 1993 में 69% आरक्षण जो था वो दे दिया गया था। तो उस समय हुआ क्या था कि जो 69% आरक्षण जो दे दिया गया था, चूँकि ये 50% का जो कैप था उसको क्रॉस कर रहा था, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में संशोधन करके इस चीज़ को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, जिसके बाद से ये जो आरक्षण का जो प्रावधान था वो पूरी तरीके से लागू हो पाया। जैसा कि मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाया, यहाँ पे जो आपने देखा कि पॉइंट नंबर 1 के सब पॉइंट 3 में लिखा हुआ है कि यह अधिनियम राज्य स्तरीय पदों पर नियुक्ति के मामले में भारत का संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित होने के उपरांत प्रभावी होगा। तो इस वर्ड को आप ध्यान दीजिए कि यानी जो 27% ओबीसी का आरक्षण है वो अभी जो भी झारखंड में वैकेंसीज निकली हैं उसमें अप्लाई नहीं होगा, और ये तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक कि ये संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो जाता है। अब ये 9वीं अनुसूची में शामिल कैसे होगा, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि अभी झारखंड सरकार ने इस चीज़ को लेकर के कैबिनेट से पास कर दिया कि झारखंड में अब 77% आरक्षण होगा। इसके बाद ये चीज़ें झारखंड विधानसभा में आएंगी। विधानसभा से पास हो जाने के बाद ये गवर्नर का एसेंट मिलेगा। इसके बाद इस बिल को लोकसभा में भेजा जाएगा। चूँकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि 9वीं अनुसूची में शामिल होने के उपरांत प्रभावी होगा, तो 9वीं अनुसूची में किसी भी सब्जेक्ट को डालने का अधिकार स्टेट के पास नहीं है, क्योंकि स्टेट को
अगर किसी भी चीज़ को, अगर मान लीजिए किसी भी विषय को अगर 9वीं अनुसूची में डालना है तो उसका जो अधिकार होता है वो पूरी तरीके से पार्लियामेंट के पास होता है। चूँकि 9वीं अनुसूची में किसी भी आइटम को शामिल करने के लिए संवैधानिक संशोधन करना पड़ता है, यानी कि आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करना। तो यानी कि इस बिल को लेकर के फिर पार्लियामेंट में ले जाया जाएगा। तो अब आप सोचेंगे कि पार्लियामेंट में चूँकि इसके सिंपल मेजोरिटी से इस बिल को पास करना होगा, तो क्या जेएमएम के विधायक और कांग्रेस के विधायकों की संख्या इतनी, जेएमएम के एमपी और कांग्रेस के एमपी की संख्या क्या लोकसभा में इतनी है कि इस बिल को 368 के आधार पे पास करा करके और 9वीं अनुसूची में शामिल करा देंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि फिर ये मामला तो जा करके पार्लियामेंट में अटक जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसा कि आपको पता है कि ये 27% आरक्षण का दबाव बीजेपी जो है झारखंड की अपोजिंग पार्टी वो दबा दे रही थी। तो अब जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसने इसको पास कर दिया। तो अब कम से कम नैतिकता के आधार पर ही बीजेपी के पास ये मजबूरी होगी कि इस बिल को वो लोकसभा में इस बिल को जो है पार्लियामेंट में सपोर्ट करे। तो जब ये इसको सिंपल मेजोरिटी से जब ये बिल पास हो जाएगा तब जाकर के ये 9वीं अनुसूची में शामिल होगा। तो जो आज आपके सामने ये जो 14 सितंबर को आपके सामने जो कैबिनेट से ये जो डिसीजन पास हुआ है कि 27% ओबीसी का आरक्षण दे दिया गया, ये अभी निकट भविष्य में लागू होता नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस बात को लेकर के जो लोग चिंतित हैं, जो लोग डाउट में हैं कि क्या जो रिसेंट में वैकेंसीज निकली हुई हैं जिनका नोटिफिकेशन निकला हुआ है क्या उस पर ये प्रभावी होगा, तो जी नहीं, उस पर ये प्रभावी नहीं होगा। क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि 9वीं अनुसूची में जब तक ये शामिल नहीं होता है तब तक ये प्रभावी नहीं होगा। और रही बात 1932 के खतियान की, तो जब तक ये 1932 का खतियान का पूरा डॉक्यूमेंट झारखंड विधानसभा से पास होकर के गवर्नर का एसेंट नहीं ले लेता है तब तक आपके पास ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि आप जो अभी नियुक्ति नियमावली चल रही है उसमें आप लागू कर सकते हैं। तो यानी कि जो जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी हो, एक्साइज की वैकेंसी हो, या जो भी वैकेंसी अभी निकट भविष्य में आने वाली हो, इस चीज़ को लागू होने से पहले उस पे ये दोनों प्रोविज़न लागू नहीं होंगे। यानी झारखंड सचिवालय वाली परीक्षा, एक्साइज वाली परीक्षा और पीजीटी, लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा स्तरीय जितनी भी परीक्षाएं हैं उस पे ये दोनों में से कोई प्रोविज़न लागू नहीं होंगे। इनमें जो परीक्षाएं अभी कंटिन्यूसली चल रही हैं उनमें बस वो चीज़ लागू होगी जो कि रमेश हांसदा वाले केस में हाई कोर्ट ने अपना जो बहस ख़त्म करने के बाद जजमेंट को रिज़र्व करके रखा है। उस मामले में जब हाई कोर्ट अपना जजमेंट देगी उसके बाद जो भी चेंजेस आएंगे वो इन नियुक्तियों पर प्रभावी होंगे, ना कि ये 27% आरक्षण और 1932 खतियान का आधार। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होंगी। तो जो लोग डाउट में थे कि जिन लोगों ने जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा है या फिर जेएसएससी के द्वारा निकाली गई कोई अन्य नौकरियों का जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो क्या जिनके पास 1932 का खतियान नहीं है उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। कैंडिडेचर वहाँ पे किसी का रिजेक्ट नहीं होगा, बल्कि और उन लोगों को मौका मिलेगा झारखंड हाई कोर्ट के जजमेंट आने के बाद जो 10th 12th जिन्होंने झारखंड के बाहर से किया है और जिनका जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर झारखंड सरकार का झारखंड हाई कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आता है तो उन्हें फिर से फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। अगर हिंदी वाले मामले पर भी अगर सरकार हार जाती है तो वहाँ पे भी मौका दिया जाएगा कि जो लोग हिंदी भाषा लेना चाहते हैं वो लैंग्वेज को सेलेक्ट कर पाएंगे। तो आप क्लियरली समझ लीजिए कि झारखंड के जो भी अभी होने वाली परीक्षाएं हैं जिनका नोटिफिकेशन आ चुका है या फिर जो निकट भविष्य में अभी आने वाला है उन पर ये सारे कोई भी प्रोविज़न्स लागू नहीं होंगे, क्योंकि अभी बस इसका शुरुआत हुआ है। इसको पूरी तरीके से प्रभावी होने में काफ़ी समय लगेगा। आपको 27% आरक्षण के बारे में मैंने बता दिया कि वो जब तक सेंट्रल वहाँ पार्लियामेंट से पास होकर के नहीं आ जाता है आर्टिकल 368 के थ्रू, तब तक वो लागू नहीं होगा। और रही बात 1932 की खतियान की, तो जब तक वो झारखंड लेजिस्लेचर से पास होकर के गवर्नर का एसेंट नहीं ले लेता है तब तक वो लागू नहीं होगा। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं जेएसएससी के द्वारा ली जाने वाली एग्ज़ाम्स की, उसकी तैयारी करते रहें। वो इस बात के लिए टेंशन फ्री रहें कि उनके पास 1932 का खतियान नहीं है तो उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। इस प्रकार से जो भी न्यूज़ चला रहे हैं कुछ लोग, यूट्यूबर लोग हड़बड़ी में ज़बरदस्ती का न्यूज़ ब्रेक करने के चक्कर में आकर के हल्ला मचा दिए
कि ये चीज़ें प्रभावी हो जाएंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, फिर उसे फॉर्म भरेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि डॉक्यूमेंट में क्लियरली ये 27% वाले में क्लियरली लिखा हुआ है कि 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद वो प्रभावी होगा, और 1932 जब तक ये पूरी तरीके से कानून बन के पास नहीं हो जाता है तब तक प्रभावी नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। और रही बात आपने जो मैंने आपको बताया कि इन स्टेट्स में जो 50% का सीलिंग जो है क्रॉस कर दिया गया है, और तमिलनाडु में भी जो 69% रिजर्वेशन था उसको बढ़ाया गया था, चूँकि अगर हो सकता है कि उस समय स्टेट में भी सेम गवर्नमेंट होगी और सेंटर में भी सेम गवर्नमेंट होगी, तो आसानी से इस चीज़ को पास कर दिया गया था। लेकिन खैर झारखंड में भी कोई अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि अपोजिशन का भी मुद्दा 27% आरक्षण था। तो एक तरह से ओबीसी वालों के लिए खुशखबरी है कि आने वाली जो भी वैकेंसीज़ होंगी उसमें उनको जो है आरक्षण मिलेगा। और जो झारखंड के मूल निवासी हैं, जो 1932 के खतियान को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार जल्द से जल्द इस चीज़ को झारखंड विधानसभा से पास करके और आने वाली जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उसके ऊपर इसको प्रभावी कर दे। तो जो भी लोग बाहरी हैं, जो झारखंड के मूल निवासी नहीं हैं, वो इससे बाहर हो जाएं और सिर्फ झारखंड के लोगों के ही झारखंड की नौकरियों पर उनका अधिकार रहे। तो आप लोगों को कैसा लगा ये विश्लेषण कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट में ज़रूर पूछें। धन्यवाद। और जाते जाते मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए भविष्य में लाता रहूँ। धन्यवाद।